भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वो ऐसा व्यक्ति है जो ये देखता है कि संसद द्वारा मान्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में तय मदों पर ही धन खर्च किया जाए। ये शब्द हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आपको 2G घोटाला याद होगा, वही 2G घोटाला जो यूपीए 2 की सरकार पर सबसे बड़ा धब्बा बना था। इस घोटाले को ही 2014 में यूपीए की हार का सबसे बड़ा कारण माना गया। इसे 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया। इस घोटाले को सामने लाने का काम किया था उस वक्त के CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय ने। अब आप समझ सकते हैं कि ये पद कितना महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के पूर्व LG गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया CAG या हिंदी में कहें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ये वही GC मुर्मू हैं जिन्हें सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का LG बनाया था। आइए जानते हैं CAG की पद और प्रतिष्ठा के बारे में और सुलझाने की कोशिश करते हैं इस पहेली को कि आखिर CAG को चुनता कौन है, आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। पहले जानेंगे कि CAG को नियुक्त कौन करता है। भारत में कुछ ऐसे पद हैं जिनके बारे में संविधान में लिखा गया है। इनमें से एक पद है भारत का CAG। इसे कुछ लोग सामान्य भाषा में कैग भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति और कामकाज के बारे में संविधान के अनुच्छेद 149 से लेकर अनुच्छेद 151 में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार CAG राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो भी पहले हो। CAG को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके जैसी है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसके लिए संसद को दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पास करना होता है। आज तक देश में ऐसी नौबत कभी नहीं आई है। एक बार CAG के पद से रिटायर होने या इस्तीफा देने के बाद वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी उसे बाद में बड़ा पद देने का लालच न दे सके। हालांकि सांसद विधायक बनने पर कोई रोक नहीं है। CAG का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद बदली या कम नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे सरकार वेतन कम करने का दबाव बनाकर मन मुताबिक काम CAG से न करवा सके। CAG के ऑफिस का खर्च, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। मतलब इसका क्या हुआ? जो तय हो गया वो हो गया। नियमों के अनुसार जिन संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों का वेतन भारत की एक खास संचित निधि से दिया जाता है, इस पर टैक्स नहीं लगता। मतलब हमारी तरह इन्हें सैलरी पर टैक्स नहीं भरना पड़ता। फिलहाल CAG को तकरीबन 2.5 लाख रुपए प्रति माह के आसपास का वेतन मिलता है। CAG का काम क्या होता है? CAG का काम देश की संसद और विधानसभाओं से पारित खर्चों के हो जाने के बाद उनकी पड़ताल करना है। कुल मिलाकर हर खर्च को खुर्दबीन से देखकर यह पता लगाना है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। ये काम जितना जटिल है उतना ही भारी भरकम भी है। ऐसे में आपको बताते हैं मोटा मोटी ये क्या करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है। अगर सरकार ने किसी खास काम के लिए कोई पैसा निर्धारित किया तो क्या वो पैसा उस काम पर ही खर्च हुआ है या नहीं, ये चेक करता है। जो अधिकारी उस खर्च को करने के लिए जिम्मेदार था, उसने नियम कायदे से यह खर्च किया या नहीं, ये भी जांचता है। इस खर्चे में किसी भी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हुई और क्या काम किया गया, ये चेक करता है। उसने जो रायशुमारी की थी उस पर एक्शन हो रहा है या नहीं, ये जांचता है। CAG पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे संसद में पेश किया जाता है। कानून के जानकार कहते हैं कि सरकारी खर्चे हो जाने के बाद उनका पोस्टमार्टम करने का काम कुल मिलाकर CAG करता है। अब आते हैं सबसे बड़ी पहेली पर। पहेली ये है कि कोई नहीं जानता कि इसकी नियुक्ति होती कैसे है। CAG जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन संविधान में है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया कि इसका चुनाव कैसे होगा। वो सुपात्र कौन होगा जो इस पद पर बैठाया जाएगा। पूर्व डिप्टी CAG अनुपम कुलश्रेष्ठ क्या बताते हैं? संविधान में इस बात की तरफ कोई इशारा नहीं है कि कौन CAG बनने के पात्र हैं।
इसमें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की बात कही गई है। किसी भी तरह की कमेटी बनाकर सुपात्र व्यक्ति चुनने का सिस्टम सीएजी को लेकर नहीं है। कानून के जानकार कहते हैं कि यह पद काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब तक इस पर बैठे लोगों का चयन मनमाने तरीके से होता आया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जैसे पद के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अनुशंसा पर ही किसी की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट और जजों की नियुक्ति के लिए भी एक कोलेजियम है, जिसके द्वारा सुपात्र का चुनाव होता है, लेकिन सीएजी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था न होने में ये पद संवैधानिक होते हुए भी एक तरीके से राजनीतिक पद बनकर रह गया है। अब क्या इस बात का सरकार के पास कोई जवाब है? सरकार ने इस बाबत कई बार डाली गई आरटीआई पर कोई जवाब नहीं दिया है। 2013 में नवभारत टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक सीएजी की नियुक्ति के तरीके के बारे में एक आरटीआई दाखिल की गई। वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट ने तब बताया कि इस बारे में सही जानकारी कैबिनेट सचिवालय ही दे सकता है। उधर कैबिनेट सचिवालय का कहना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और चयन किस तरह से होता है, ये जानकारी वित्त मंत्रालय का इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ही दे सकता है। दूसरी बार 2017 में यूपी की आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने इस प्रक्रिया के बारे में सरकार से जवाब मांगा। सरकार ने गोपनीयता की बात करते हुए इस तरह की जानकारी देने से मना कर दिया। नूतन ठाकुर ने ललन टॉप को बताया, सरकार आरटीआई से जिस सेक्शन 8 के तहत ये जानकारी उपलब्ध न कराने की बात कर रही है, वो सरासर गलत बयानी है। मुझे आज तक अपनी आरटीआई का जवाब नहीं मिला है। ऐसे में आप ही सोचें, क्या सरकार के खर्चों की पड़ताल निष्पक्ष रह पाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।